नमस्कार बहनों, भाइयों, साथियों, प्यारे बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। हमारी जो सीरीज चली हुई है वो है भारत के संविधान से आपका परिचय, और हम आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा कर रहे थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 जो है, जो विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। अब इसका विस्तार करते हैं। इसकी जो बेसिक बातें थी कल हमने बता दी थी, और अब हम इससे आगे चलते हैं। मैंने बताया था कि ये दो पार्टों के बीच में पिसा हुआ है, अमेरिका के और इंग्लैंड के संविधान के। तो अब हम इससे आगे करते हैं। इसमें है क्या चीज? इस आर्टिकल के भीतर सबसे पहले है विधि का शासन। कानून सबके लिए समान है। दूसरा, नैसर्गिक न्याय, प्राकृतिक न्याय इसमें समावित है। प्राकृतिक न्याय भी इसी आर्टिकल में समावित है। और नागरिकों और गैर नागरिकों को दोनों को ये अधिकार देता है। ये जो आर्टिकल है भारत के नागरिक और जो भारत के नागरिक नहीं उन दोनों को अधिकार देता है। यह विधिक व्यक्ति भी इसमें शामिल है। इसमें विधिक व्यक्ति भी शामिल है। जो लीगल जो व्यक्ति हैं वो भी इसमें शामिल हैं। यह वर्गीकरण की तो अनुमति देता है, किंतु वर्ग विधान का निषेध करता है। वर्गीकरण बनाने की तो अनुमति देता है, लेकिन वर्ग कानून, अलग तरह का कानून बनाने की बात नहीं करता। इसके कुछ अपवाद भी हैं, उसे भी बताएंगे। और जो वर्गीकरण करने की जो अनुमति देता है वो भी रीजनेबल, उनकी कसौटी क्या है ये भी बताएंगे। इन सारे बातें को हम विस्तार से इसमें रखेंगे और एक एक बातों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है विधि का शासन। मैंने बताया था कि इसको इंग्लिश में कहते हैं रूल ऑफ लॉ, और भारत के मूल में ये है। भारत के मूल में धर्म जो है वो मूल में है। धर्म क्या है? रूल है, कानून, नैसर्गिक कानून है। क्या है कि भाई किसी के साथ अन्याय नहीं करना। धर्म के सामने सब समान है, तो रूल ऑफ लॉ भी यही कहता है कि कानून के सामने सब समान है। और यह जो है एवी डायसी, एक अंग्रेजी इंग्लैंड का प्रोफेसर था, एवी डायसी। उन्होंने जो है अपनी किताब लिखी, उसका नाम था लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें इस फिलॉसफी को, इस थ्योरी को उन्होंने सामने रखा। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, चाहे राजा हो या रंक हो, कानून के समक्ष सभी समान हैं। जब गले में फंदा फंसेगा तो वो समान रूप से उसके गले को घेरेगा। कानून के सामने सब समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। वही बात, अब ये जितनी भी बात बता रहा हूं मैं, देखने में तो अच्छी लगती है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन व्यवहारिक नहीं है। क्यों नहीं है व्यवहारिक? जब इसके अपवाद को देखेंगे तो छलनी लगी हुई है, इनमें सब छूटे हुए हैं। और आखिरी में, सबसे आखिरी में एक बात कहती कि वर्गीकरण कर सकते हैं। तो कानून के सामने सब समान कहां से रह गए? हो ही नहीं सकता, क्योंकि कानून सबके लिए एक जैसा हो ही नहीं सकता। सुनने में अच्छी बातें लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है ये। अब आगे बढ़ते हैं इसी में ही। तो कानून का शासन जो है, रूल ऑफ लॉ जो है, वैसे यदि देखा जाए तो इसमें दो वाक्यांश आते हैं। पहला जो है विधि के समक्ष समता,
ये जो है नेगेटिव है, इसकी जो सेंस निकल के आती है वो नेगेटिव है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, कानून किसी के साथ विभेद नहीं करेगा, कानून किसी के साथ में विभेद नहीं करेगा, ये बात आती है इसमें नेगेटिव सेंस में। और दूसरा जो है अथवा विधियों के समक्ष समान संरक्षण, ये पॉजिटिव सेंस का है। इसमें पॉजिटिव बात है कि सभी को संरक्षण मिलेगा। उसमें यह है कि कानून किसी में विभेद नहीं करेगा, और इसमें है कि कानून सभी को संरक्षण देगा। तो इसकी जो सेंस निकलती है वो नेगेटिव सेंस की है, और ये पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। दूसरी बात कि दोनों में अंतर है। विधि के समक्ष समता मैंने बताया नकारात्मक वाक्य है, जिसका तात्पर्य है समान परिस्थितियों वाले व्यक्ति के साथ विधि द्वारा दिए गए विशेषाधिकार तथा अधिरोपित कर्तव्य दोनों मामले में समान व्यवहार किए जाएंगे, और प्रत्येक व्यक्ति देश की साधारण विधि के अधीन होगा। विधि का समान संरक्षण वाक्य समानता को स्वीकार करता है। इसका तात्पर्य है समान परिस्थिति वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना, अर्थात समान कानूनों का उस पर लागू होना। किंतु यदि ध्यान देखा जाए तो दोनों वाक्यों का उद्देश्य जो निहित है वो एक ही है, वो है समान न्याय, सभी के साथ में समान न्याय होना। और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही मामलों में ये जो है चलता है। इसमें मुख्य न्यायाधिपति पतंजलि शास्त्री ने ठीक ही कहा कि विधि का समान संरक्षण विधि के समक्ष समता का उप सिद्धांत है, क्योंकि उन परिस्थितियों की कल्पना करना कठिन है जब विधि के समान संरक्षण के अधिकार को इंतजार करके विधि के समक्ष समता के अधिकार को कायम रखा जा सकता है। इस प्रकार वस्तुतः दोनों पदावली का अर्थ एक ही है। सिद्धांततः उन दोनों वाक्यों में अंतर हो सकता है, लेकिन व्यवहारतः इसमें कोई अंतर नहीं है। अब बात चल रही थी वही घूम के रूल ऑफ लॉ भी यही कहता है कि कानून के सामने सभी समान हैं। अब आगे बढ़ते हैं नैसर्गिक न्याय। वो क्या है कि कानून के सामने तो सभी समान हैं, और ये जो है कब मिलेगा? जब प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत लागू होगा। जब प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है कि जब किसी के साथ में विभेद किया जाएगा तो उसकी जो कसौटी की जो तुलना होती है वो नेचुरल जस्टिस से ही होती है। भाई उसको प्राकृतिक न्याय मिला या नहीं मिला, क्या उसको सभी तरह के जो उसकी सब जो संरक्षण है, विधियों के जो संरक्षण मिले हुए हैं, क्या उसको प्राप्त हुए। तो इसको जांचने की जो कसौटी है उसमें प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत का तराजू जो है उसी के पलड़े पे रख के इसको तोला जाता है कि भाई किसी के साथ में न्याय इंसाफ हुआ है या नहीं हुआ है, क्या उसके साथ कोई विभेद हुआ है। अगर उसकी जगह पर कोई दूसरा आदमी होता तो क्या उसके साथ में भी ऐसी ट्रीटमेंट किया जाता। तो इसको जांचने के लिए नेचुरल जस्टिस का एक फिलॉसफी है, और जो भी जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो इसी को आधार बना के जो है वो इसकी जांच करते हैं कि क्या इस आर्टिकल का इस आदमी को लाभ मिला या नहीं मिला। अब इसका जो पैमाना है वो केस के फैक्टों पे निर्भर करता है, तथ्यों पे निर्भर करता है। हर मामले में ये अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जिस हिसाब के फैक्ट होंगे उसी हिसाब से नेचुरल जस्टिस के पैमाने होंगे उस केस में। ये नहीं है कि एक केस में जो डिसाइड होंगे वो सब पे ही लागू हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो आर्टिकल है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बड़ा अनोखा है, बड़ा जादुई है।
ये इस तरीके से डमरू बजाता है कि किसी को तो कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ बात आती है, और जो वकील होते हैं वो इस तरीके का खेल खेलते हैं और वो जो है उलझा देते हैं, न्यायाधीशों के भी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। कभी नेचुरल जस्टिस की दुआएं देते हैं, कभी ये कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ लागू नहीं हुआ, कभी कुछ, और सबसे पहले इसी आर्टिकल 14 में ही उलझा के न्यायाधीश को रख देते हैं और उस पे उनको जो भ्रमित कर देते हैं और अपने पक्ष में फैसला लेने की जुगत बनाने में लगे रहते हैं। दूसरा, इसमें जिसकी जो लैंग्वेज थी, विधिक लैंग्वेज, जो इसकी संवैधानिक लैंग्वेज थी, उसमें ये थी कि स्टेट शैल नॉट डेनी, कि राज्य जो है किसी के साथ में विभेद नहीं करेगा, किसी व्यक्ति के साथ में विभेद नहीं करेगा। जिसमें व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, तो व्यक्ति में जो है नागरिक और गैर नागरिक दोनों आते हैं। क्यों ये शब्द का प्रयोग किया गया? क्योंकि ये ज्यादातर आपराधिक मामलों में भी लागू होता है और सिविल मामलों में भी लागू होता है। सिविल मामले में कब लागू होता है? जब किसी के साथ में नौकरी के लिए उसने फार्म भरे या सरकार ने कोई मनमाना कानून बना दिया। हाँ, ये मन को भी रोकता है। कोई जल्दबाजी में कोई सरकार कानून बनाती है, वो मनमाने तरीके से जल्दबाजी में बना देती है, तो उसमें भी ये लागू होता है। जल्दबाजी में और मनमानेपन को रोकता है। जब जुडिशियल रिव्यू की जांच न्यायपालिका करती है तो सबसे पहले यही देखती है कि मनमाने तरीके से तो नहीं बनाया, इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ के सिद्धांत है किसी कानून बनाने के, वो सारे फॉलो हुए या नहीं हुए, ये सब देखा जाता है। दूसरा, उद्देश्य देखा जाता है कि किस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या था। ये सब इसमें जब इसकी चेक होती है तो जो वकील और जो होते हैं वो सब इस बारे में देख के और अपने जो है फैक्ट तैयार करते हैं और अपने जो है पॉइंट बनाते हैं, और उन पॉइंटों को अपने जो केस के जो फैक्ट होते हैं उनमें उस प्रकार से उनको सटीकता से उसमें डाल देते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे लगेगा हाँ बिल्कुल इसके साथ तो अन्याय हुआ है। दूसरा, ये मैंने बताया नागरिक और गैर नागरिक को दोनों को इसके प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 14 में जो नागरिक शब्द के स्थान पर व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया है, इसका तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद भारत के भूभाग में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, चाहे वे भारत के नागरिक हों या विदेशी हों, विधि के समता का अधिकार प्रदान करता है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे भारत के नागरिक हों अथवा नहीं, समान विधि के अधीन होगा और उसे विधि का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 आदि के उपबंध केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। अनुच्छेद 14 में उल्लिखित मूल स्वतंत्रताएं भी केवल नागरिकों को ही प्राप्त हैं। अनुच्छेद 14 नागरिक और गैर नागरिक में कोई विभेद नहीं करता। विधि के समक्ष समता का अधिकार सभी व्यक्तियों को बिना किसी मूल, वंश, रंग, भेद, राष्ट्रीयता के प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 में मैंने बताया था विधिक व्यक्ति भी शामिल हैं, लीगल पर्सन भी इसमें शामिल हैं। ये मामला प्रश्न आया चिरंजीत लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में। उच्चतम न्यायालय ने विचार आता है और उच्चतम न्यायालय अभी निर्धारित करता है कि अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त व्यक्ति शब्द के अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी सम्मिलित है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में बनता है कि किस केस में ये बताया गया कि विधिक व्यक्ति, और आर्टिकल 14 में विधिक व्यक्ति भी सम्मिलित है। तो इसका आंसर होगा चिरंजीत लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि जुडिशरी के ज़्यादातर और IAS लेवल के या अन्य जितने भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, या LLB के, LLM के, प्री या मेन या PhD के एंट्रेंस टेस्ट में, उनमें सब में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या है, या नेट का हो जो है, उसमें भी ये ऐसे ही सवाल आते हैं। तो उसका आंसर है चिरंजीत लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1951। इसमें अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त व्यक्ति शब्द के अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी सम्मिलित है। अतः यह एक निगम जो विधिक व्यक्ति है
को भी विधि के समक्ष समता का अधिकार उपलब्ध है। अब अगली इसमें बात आती है, वर्गीकरण की अनुमति देता है किंतु वर्ग विधान का निषेध करता है। इस पे हम बात करते हैं। विधि के समक्ष समता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि मैंने इस विषय पे कल काफी विस्तार से बता चुका कि मैंने कहा कि आज जो बात न्यायपालिका चीख चीख के कह रही है, ये जितने भी बातें हैं ये न्यायपालिका के तर्क से निकल के आए हैं, जिनके ऊपर आगे केस टू केस वही बात आगे रख देते हैं कि विधि के समक्ष समता का अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक विधि समान प्रकृति की हो, एक ही विधि सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू की जा सकती हो। समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक विधि का यूनिवर्सल प्रयोग होता है। समानता का, क्योंकि सभी व्यक्ति प्रकृति, योग्यता, परिस्थितियों से एक स्थिति में नहीं है। मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि फौज में भर्ती होने के लिए योग्यता का पैमाना, सिपाही के भर्ती या सेना में भर्ती होने के लिए या पुलिस में भर्ती होने के लिए मापदंड, शारीरिक मापदंड दे रखा है, और उसमें छाती कितनी चौड़ी होगी, कितनी जो है वो हवा भर के फुलाएगा, कितनी जो उसकी हाइट होगी, कितनी वो उसमें स्टेमिना देखा जाएगा, कितना उसका वेट होना चाहिए, ये सब पैमाना, कितनी लंबी छलांग लगाएगा वो, कितने बीम लगा सकता है वो। अगर इसको कोई चैलेंज करे कि भाई साहब ये तो जो है एक कमजोर श्रेणी का आदमी, यानी कि जिसका शरीर इतना बल तगड़ा नहीं है, वो जाके कहने लगे साहब देशभक्ति तो मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है और साहब हमारे साथ तो विभेद करा जा रहा है, मुझे सेना में भर्ती करने से रोका जा रहा है, तो उसका ये तर्क चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? यही बातें मैंने कही थी कि छत्री के जो पैमाना था पहले, कि छत्री वही व्यक्ति हो सकते थे जिनके अंदर सामर्थ्य था किसी दूसरे की रक्षा करना या राज्य की रक्षा करने की, जिसमें कसौटी होती थी, जिसको लड़ने मरने में कोई भी वो नहीं थी कि मैं अपने धर्म की या समाज के धर्म की रक्षा के लिए जो मैं प्राण भी न्यौछावर कर दूं, तो ऐसे व्यक्ति क्षत्रिय की श्रेणी में आते थे। अगर कोई जो डरपोक किस्म का आदमी वो कह लगे साहब मुझे भी छत्री बना दो, तो पहले भी ऐसे उनको दुत्कार के भगा देते थे कि तुम छत्री नहीं हो सकते, आप शूद्र की श्रेणी में आ सकते हैं या वैश्य की श्रेणी में आ सकते हैं। लेकिन सेम बात मैं एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताई कि फौज में भर्ती होने के लिए जो पैमाना है वो एक वर्ग विधान बना रहा है, और उसके जो नियम हैं वो आर्टिकल 14 के देखने में विपरीत लगते हैं, लेकिन उसी बात में ये बात जो इसमें चली हुई है, ये भी चिरंजीत लाल केस में ये बातें आई थी, क्योंकि सभी व्यक्ति प्रकृति, योग्यता और परिस्थिति के में एक सी स्थिति में नहीं है। व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों की आवश्यकता प्राय भिन्न भिन्न व्यवहारों की अपेक्षा करती है, इसलिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों और स्थानों के लिए भिन्न भिन्न विधि होनी चाहिए। एक ही विधि प्रत्येक स्थान में लागू नहीं होनी चाहिए। वस्तुतः असमान परिस्थिति में रहने वालों के लिए एक ही विधि लागू करना असमानता ही होगी, क्योंकि जिनकी प्रकृति, जिनकी कार्य अलग अलग श्रेणी के हैं और उनको एक ही पैमाने से हम तोलने लगेंगे, एक जैसे उनके लिए नियम बना दिए जाएंगे, तो वो जो है उनके साथ में इंसाफ नहीं करेगा। अतः युक्ति युक्त वर्गीकरण अपेक्षित ही नहीं वरन आवश्यक भी है। अनेक न्यायिक निर्णयों में न्यायपालिका ने स्वीकार किया कि सामाजिक व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाने के लिए अनुच्छेद 14 में राज्य को वर्गीकरण करने की शक्ति प्राप्त है। ये अब्दुल रहीम बनाम पिंटो के मामले में भी ये बात आई, और जगदीश सिंह बनाम स्टेट AIR 1954 में भी, हैदराबाद के मामले में भी ये बातें आई। अतः एवं राज्य समुचित प्रयोजन के लिए व्यक्तियों और
वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकता है। यह वर्गीकरण भिन्न भिन्न आधारों पर हो सकता है, जैसे भौगोलिक स्थिति, उद्देश्य, पेशे अथवा अन्य बातों के आधार पर। अनुच्छेद 14 वहां लागू होता है जहां समान परिस्थिति वाले समान परिस्थिति वालों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। इसके लिए युक्त आधार नहीं होता, जिनके लिए कोई युक्त आधार नहीं होता, यानी कि इसका वो वहाँ पे जो लागू होता है, वहाँ पे ये जो लगता है कि जिसमें जो है समान परिस्थिति वाले हैं, लेकिन उनके साथ में असमानता का व्यवहार किया जा रहा है और उसका कोई रीजनेबल आधार नहीं है, तो उस मामले में ये लागू होता है। अब इस प्रकार से व्यक्तियों के विभिन्न आवश्यकताओं के कारण उन्हें विभिन्न व्यवहार उनके साथ अपेक्षित होती है। व्यक्तियों को आवश्यकता के अनुसार वर्गों में बांटा जाता है और इस संबंध में विधायिका को विस्तृत शक्ति प्राप्त है। विधायिका उन नीतियों के आधारों को निर्धारित करके और नियंत्रण करती हुई उनको अनेक प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसी विधियों का निर्माण वह समाज के अधिकतम हित के लिए देश की सुरक्षा में ध्यान रखकर करती है। ऐसा ही एक केस अमीरुन्निसा बनाम महबूब AIR 1953 के मामले में उच्चतम न्यायालय के अवलोकन में आया कि विधानमंडलों को मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का हल करना पड़ता है और इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि उसे विस्तृत शक्ति प्रदान की जाए। वह व्यक्तियों और वस्तुओं के वर्गीकरण करे और जिन विधियों को लागू करना है उसको जो है वो लागू करना हो, उसके लिए वह व्यक्तियों और उनका वर्गीकरण करे जिन पर वह जो है विधि लागू करनी हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्टिकल जो 14 में केवल वर्ग विधान का निषेध करता है, किंतु विधान के प्रयोजनों के लिए युक्त वर्गीकरण की अनुमति देता है, किंतु शर्त यह है कि वर्गीकरण मनमाना, भ्रामक और युक्त आधारों पर ही आधारित हो। ये जो बातें हैं ये कम से कम 1 दर्जन मामलों में ये बातें आई। बहुत से केसों में एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा, AIR, ऐसे ही जो है इनरी कोर्ट बिल, एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा, RC कपूर बनाम भारत संघ 1980, ऐसे दर्जनों केस हैं जिसमें यही बातें आई। अब बात आती है कि इसके अपवाद भी हैं। मैंने बताई थी इस आर्टिकल के अपवाद भी हैं, और अपवाद क्या हैं वो देखो। आर्टिकल 14 में निहित समता का नियम एब्सोल्यूट नियम नहीं है और इसके अनेक अपवाद हैं। उदाहरण के लिए विदेशी कूटनीतिज्ञों को न्यायालय की अधिकारिता से विमुक्ति प्राप्त है। जो राजदूत रहते हैं उनको जो है विशेष अधिकार प्राप्त हैं। इसी प्रकार भारतीय संविधान में भी कुछ अधिकारियों को साधारण नागरिकों से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं और दायित्वों की विमुक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति, प्रांतों के राज्यपालों, लोक अधिकारियों, न्यायालय के न्यायाधीशों और भूतपूर्व जो है राज्यों के नरेशों को ऐसी विमुक्तियां प्राप्त हैं। ऐसा उनकी विशेष स्थिति, विशेष पद और विशेष जिम्मेदारियों के कारण होता है, ताकि वे देश के प्रति अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन कर सकें। इसी प्रकार अनुच्छेद 31C के अधीन पारित विधियों को भी अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इस प्रकार इनके अपवाद भी हैं। अब बात आती है कि युक्त वर्गीकरण की कसौटी क्या है। क्या कसौटी है कि जिससे जो है रख के इसको नापा जाएगा कि भाई किसी के साथ में कोई मनमानापन तो नहीं है। तो इसका टेस्ट होता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन का कि क्या है। ये फैक्ट टू फैक्ट पर निर्भर करता है और एक इनरी स्पेशल बिल जो है वो राष्ट्रपति ने
जो है वो न्यायपालिका को भेजा कि हमको ये बताएं कि किन किन मामलों इनकी जो है हम वर्गीकरण कर सकते हैं। और अनुच्छेद 14 के वर्ग विधान तो निषेध करता है किंतु वर्गीकरण की अनुमति देता है, किंतु वर्गीकरण युक्त होना चाहिए, मनमाना नहीं। मनमाना जो है वो असंवैधानिक है। यह सच है कि प्रत्येक वर्गीकरण की कुछ मात्रा में असमानता उत्पन्न करता है, लेकिन असमानता पैदा करना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। उत्पन्न हुई असमानता अयुक्ति और स्वेच्छाधारी होनी जो है अयुक्तियुक्त और स्वेच्छाधारी होनी चाहिए। अगर जो है जो उससे उत्पन्न कोई भी समस्या है वो अगर अयुक्तियुक्त और असंतुलन वाली है, तभी ये इस मामले में माना जाएगा कि भाई इसमें विभेद हुआ है। तो इसकी दो शर्तें होती हैं। ये गुजरात बनाम अंबिका मिल्स के मामले में ये बात आई। दो शर्तें क्या हैं? पहला तो है इंटेलिजेंटिबल डिफरेंसिया, वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए। यानी कि इंटेलिजेंट यानी कि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति ये देख सके कि भाई जो वर्गीकरण है वो उसकी रीजनेबिलिटी क्या है। जो एक वर्ग में शामिल किए गए व्यक्ति और वस्तुओं और बाहर रहने वाले व्यक्तियों और वस्तुओं में विभेद करता है, तो उनका जो है सामने से प्रत्यक्ष रूप से भी दिखने चाहिए कि उसकी इंटेलिजिबल जो है डिफरेंसिया होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो डिफरेंसिया है उनके उद्देश्य में तर्क संगत संबंध हो। यानी कि जो डिफरेंस किया गया है उनमें उनका जो उद्देश्य है उसमें तर्क संगत संबंध हो, और जिसे प्रसंगत अधिनियम बनाकर मंत्रिमंडल प्राप्त करना चाहता है। जो भी मंत्रिमंडल है, जो भी नियम बना के उस पर प्राप्त करना चाहता है, उसमें रीजनेबिलिटी हो और उसका उद्देश्य है वो तर्कों के आधार पे संबंध रखता हो कि वो उनका जो तर्क है वो उससे बिल्कुल सीधा संबंध रखता हो कि भाई हम ये कानून इसलिए बना रहे हैं और इसलिए ऐसे हमने ये वर्ग विधान बनाए हैं। अब इनरी जो बिल आया था उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 14 में लागू होने वाले सिद्धांतों को फॉर्मुलेट किया। जो सिरवई थे विधि मतलब संविधान विशेषज्ञ, उन्होंने इनकी आलोचना भी की। उनका मत था कि न्यायाधिपति चंद्रचूड़ ने डालमिया जैन के मामले में जो निरूपित सिद्धांतों को बिना गलत बताए हुए निरूपित किया है, और इस प्रकार एक सुनिश्चित विधि को अनिश्चित संदेहकारी बना दिया है, जो उचित नहीं है। सिरवई का मत सही है। ऐसी दशा में डालमिया जैन के मामले में निरूपित सिद्धांतों को यहाँ दिया जा रहा है। तो ये जो डालमिया जैन के मामले में जो है रामकृष्ण डालमिया जैन बनाम जस्टिस टेन होल्कर 1958 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इंडी स्पेशल बिल AIR 1979, आर के गर्ग बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, एयर इंडिया नरगिस मिर्जा भारत संघ 1981। इनमें सब में इनकी जो है बातें जो हैं इसमें जो बातें उसमें आई उनका एक पैमाना बना लिया। और क्या क्या सिद्धांत हैं? वे सिद्धांत ये हैं रीजनेबल कसौटी के, कोई विधि संवैधानिक हो सकती है यद्यपि एक व्यक्ति विशेष से संबंध रखती है। यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण जो उस पर लागू होती है किंतु दूसरे पर लागू नहीं होती, तो ऐसी दशा में उस अकेले व्यक्ति को ही एक वर्ग माना जा सकता है। मैंने इस बारे में पहले ही बताया था कि एक आदमी के लिए भी अलग वर्ग बनाया जा सकता है। तो ये बात न्यायाधीश कह रहे हैं कि कोई विधि संवैधानिक हो सकती है यद्यपि वह एक व्यक्ति विशेष से संबंध रखती है। यद्यपि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण जो उस पर लागू होती है किंतु दूसरों पर लागू नहीं होती,
ऐसी दशा में उस अकेले व्यक्ति को ही एक वर्ग माना जा सकता है। नंबर 2, प्रिजम्पशन जो है, उपधारणा सदैव किसी अधिनियम को संवैधानिकता के पक्ष में की जाती है और यह साबित करने का जो भार है कि वर्गीकरण रीजनेबल नहीं है, वह उसको है जो चुनौती देता है। चुनौती देने वाले को यह साबित करना होगा कि ये जो वर्गीकरण बनाया है कि वो गलत है। तीसरी बात, यह उपधारणा की जाती है कि विधानमंडल अपनी जनता की आवश्यकता को समझता है और उनका सही मूल्यांकन करता है और यह कि उनकी जो विधियां हैं वो अनुभूत समस्याओं की अभिव्यक्ति के समरूप है और उसने जो विभेद रखा है वह समुचित आधार है। यानी कि जब न्यायपालिका भी ये मान के चलती है और सभी को ये मान के चला जाता है कि सरकार जो भी कानून बनाती है वो सदैव जो है जनता के आवश्यकता को समझते हुए बनाती है और उनका सही मूल्यांकन करके उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए उनकी अभिव्यक्ति के स्वरूप के अनुसार जो भी उन्होंने विभेद रखा है वो उसका समुचित आधार है। तो ये भी अगर कोई इसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहा तो उसको ये बताना होगा कि सरकार ने जो भी ये वर्गीकरण किया है, जो विभेद किया है, वो समस्या का समाधान नहीं हो रहा उससे। तो इस प्रकार से जो है ये भी उपधारणा की जाती है, प्रिजम्पशन की जाती है। चौथी बात क्या है कसौटी की, वो ये है कि इस उपधारणा को इस आधार पर रिब्यूटेड किया जा सकता है, खंडित किया जा सकता है कि प्रत्यक्ष तय कानून में कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है और ऐसी विशिष्ट अंतर नहीं है जो कानून से प्रभावित उस व्यक्ति या वर्ग के में विशेष रूप से मौजूद है, किंतु दूसरे व्यक्ति या वर्ग को लागू नहीं होती, जिस पर भी विधि एक वर्ग को आघात पहुंचाती है। क्या है कि मतलब प्रत्यक्षतः कानून में कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, इस बात से खंडित किया जाता है कि कोई ऐसी विशिष्ट अंतर भी नहीं है कि जिससे जो संभावित व्यक्ति जो सामने हमारे ये अपील करने के लिए आया है, केस लेके आया है, कि वो दूसरे जो वर्ग कि वो जो मौजूद है किंतु दूसरे वर्ग को लागू नहीं होती। ये बात भाई जो दूसरे हैं उनके लिए तो ये मेरी बात जो मेरे पर ये लागू करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे पर तो कर ही नहीं रहे जी, तो वो इस बात से खंडित कर सकता है कि भाई जो मेरे परिस्थिति में है वो दूसरों के मेरे जैसे समान व्यक्तियों की परिस्थितियों में तो हो ही नहीं रही जी। तो ये तो जो विधि का जो एक वर्ग को आघात पहुंचा रही है जी। तो इस आधार पे ये भी कसौटी में चेक करके जो है जो अपीलार्थी है वो उनके जो वकील हैं वो तर्क देते हैं, क्योंकि सरकार ये अपना पक्ष रखती है, हम तो किसी के साथ विभेद नहीं कर रहे जी, लेकिन वो उदाहरण दे के बताता है कि भाई देखो जी हमारे यही सेम मामला है जी, उस मामले में तो इस तरीके के इन्होंने अपना नियम बनाए जी, हमारे मामले में ऐसे कर दिए। पांचवा, संवैधानिकता की उपधारणा को बनाए रखने की पूरी स्वतंत्रता सामान्य ज्ञान के विषय को, प्रतिवेदनों को, तत्कालिक इतिहास और तथ्यों की प्रत्येक दशा के ऊपर विचार कर निश्चित की जाएगी जो विधि बनाने के समय मौजूद थी। सारी बातें ये उपधारणा जो सामने बनाए सब रखी जाएगी, भाई उन समय का जनरल नॉलेज कैसा था, उस समय की परिस्थिति क्या थी और उस समय के इतिहास क्या थे, फैक्ट क्या थे, उनकी सारी दशाओं को निश्चय करने के लिए निश्चय किया जाएगा कि विधि बनाने के समय जो मौजूद थी वे परिस्थिति ऐसी थी। ऐसा तभी किया जाता है जब वर्गीकरण का आधार अधिनियम में स्पष्ट रूप से निश्चित नहीं है, क्योंकि बहुत से अधिनियम में ये ही नहीं रहता भी किसके लिए कानून बनाया जा रहा है, तो उसमें ये सब चीज़ देखी जाती है। उस समय की परिस्थिति क्या थी, भाई क्या इतिहास था, क्या भूगोल था, क्या सामान्य ज्ञान था उस समय पे, सारी बातें उसको जो है चैलेंज करने के दौरान सामने रखी जाएंगी। अगली जो छठी कसौटी है वो ये है, विधानमंडल को हानि की मात्रा निर्धारित करने की पूरी आवश्यकता है। वह प्रतिबंधों को केवल उन्हीं मामलों तक सीमित रखता है जिसकी उन्हें स्पष्ट रूप से आवश्यकता होती है, कि जिसको भी हानि पहुंचानी है या जिस किसी को भी नुकसान इस कानून से हो सकता है, उनको ये बात की पता रहती है कि भाई हमें उसकी आवश्यकता भी होती है कि भाई इस कानून से इतने लोगों को जो है प्रभाव भी होगा ऐसे लोगों को, लेकिन उनको इस मात्रा में उनको मालूम होती है कि भाई इसके दुष्परिणाम इतने लोगों पे हो सकते हैं,
तो उनको ये देखा जाता है कि भाई जो है उसकी जो उनको सीमित रखा जाता है कि कम से कम लोगों को जो है जो प्रतिबंध है उन्हें कम से कम लोगों तक सीमित रखा जाता है ताकि कम से कम लोगों को हानि हो इस कानून से। सातवां, यदि प्रत्यक्ष अधिनियम में कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है तो संवैधानिकता की कल्पना आवश्यकता से अधिक मात्रा में नहीं की जा सकती। कल्पना नहीं की जा सकती किसी के साथ विभेद नहीं, तो भी आवश्यकता से ज्यादा कल्पना नहीं की जाती। मान के चला जाए जिस साहब ऐसे हो जाएगा, तो कल्पना के आधार पर नहीं होता। अर्थात सदैव यह मानने तक नहीं किया जा सकता कि कुछ निश्चित व्यक्तियों या निगमों को शत्रुतापूर्वक विभेदनकारी विधान के अधीन करने से अवश्य ही अप्रकट रूप से अज्ञात कारण है। मतलब ऐसा दुर्भावना, सरकार कोई दुर्भावना से प्रेरित होकर कोई काम नहीं करती कि अजी उनको आगे चल के ये कानून जो बनाने को नुकसान पहुंचा देगा। ऐसी कल्पना जो है उसकी मात्रा ज्यादा नहीं होती। आगे जो है आठवां जो है कसौटी क्या है, वर्गीकरण विभिन्न आधार पर किया जा सकते हैं, जैसे भौगोलिक स्थिति, उद्देश्य, व्यवसाय आदि बातों पर। नंबर 9, यह आवश्यक नहीं है कि वर्गीकरण वैज्ञानिक या तार्किक रूप से पूर्ण हो, क्योंकि यह न तो आवश्यक ही है और न ही संभव ही है कि कोई ऐसा वैज्ञानिक पैमाना हो कि वर्गीकरण के आधार पर उसको जो है तोल के उस समय पर देखा जाए तात्कालिक रूप से। समता का अर्थ समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं होता, समान बल्कि समरूप, आइडेंटिकली नहीं होता बल्कि समरूप ही पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी को पकड़ के बैठाया जाए और उनके सभी एक जैसे व्यवहारिक रूप में उसमें शामिल हों। हाँ, उस जैसे समरूप जो हैं वो जो है उसमें शामिल हो सकते हैं उस वर्ग में, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सारे आइडेंटिकली सबको साइंटिफिकली फिट कर दिया जाए, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा जो है थोड़ा बहुत तो वैज्ञानिकता के आधार पर भी हम देखा जाए तो ये ऐसा नहीं है कि भाई सबको जो है एक ही परिस्थिति के उनका शकीन कर ली बिल्कुल और हो गया, ऐसा नहीं हो। तो उस जैसे समरूपता पे आधारित जितने भी मामले हैं उनमें ये जो है एक ही कानून के साथ व्यवहार किया जा सकता है। 10वां जो है वो कह रहा है कि जो मौलिक विधि है, जो सब्सटेंटिव लॉ हैं और एक प्रोसीजरल लॉ है, वो दोनों विभेदनकारी उपबंध हो सकते हैं और अतः अनुच्छेद 14 दोनों को लागू होता है। जो सब्सटेंटिव हैं और प्रोसीजरल है दोनों विभेदनकारी उपबंध हो सकते हैं, दोनों में हो सकते हैं, और वो जो है अनुच्छेद 14 दोनों पे लागू होता है। सब्सटेंटिव पे भी ये लागू होता है और प्रोसीजरल पे भी लागू होता है। यदि कोई वर्गीकरण उपयुक्त तत्वों में से किसी भी तत्व पर आधारित है तो यह मान्य वर्गीकरण माना जाएगा। अब यह प्रश्न कि क्या वर्गीकरण युक्त है और उचित है अथवा नहीं, कानून की सूक्ष्मताओं की अपेक्षा सामान्य ज्ञान और सूझबूझ और अधिक जांच और निर्णित किया जाना चाहिए, और भी गहनता से इसमें देखा जाना चाहिए। तो मैंने अब लास्ट में जो है जो इसका कंक्लूजन निकाला वो यही इसमें निकल के आया कि वर्गीकरण की करने की कोई जो विशेष खास तो पैमाना नहीं है। इसी हिसाब से हर जजमेंट में कुछ न कुछ नई बातें निकल के आती हैं कि भाई वो उसकी परिस्थिति क्या थी, उसकी रीजनेबिलिटी क्या थी, क्या उसकी सूक्ष्मता थी। सामान्य ज्ञान और सूझबूझ की जांच जो है के आधार पर ही वो जो है निर्णय किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इसकी मैंने बताई 10 कसौटी हैं और उनकी हर एक बात में यही नहीं मान के चला जा सकता कि हमारे साथ विभेद हो रहा है। जो ये बात कहता उसको चैलेंज कर, उसको ये साबित करना होगा कि विभेद का ये पैमाना है। तो इसलिए किसी को तो इस मामले में चांदी हो जाती है और किसी कोई बेचारा अपना मन महसूस के रह जाता है। ये निर्भर करता है कि वकील का कौशल कैसा था और सामने जो जज बैठा था उसने उसके तर्क को किस प्रकार से खंडन किया, उसकी सनक क्या थी, और इसी सनक और उसके कौशल के, वकील के कौशल के आधार पे ये केस चलते रहते हैं। किसी को लाभ मिल जाते हैं, किसी को कुछ नहीं मिलता, कोई दुत्कार खा के आ जाता है और ये खेल चलता रहता है। जो कोई
आर्टिकल 14 से हार जाता है, वो आगे बढ़ने की उसकी कोई गुंजाइश नहीं रहती। क्योंकि सबसे पहले यही बात कही जा सकती है कि कहते हैं कि साहब मेरे साथ विभेद हुआ है, मनमाने तरीके से मेरे साथ में यहाँ पे विभेद हुआ है कानून का, और मुझे राहत नहीं दी गई, औरों को मिल गई। फिर उसका आगे आगे सबसे पहले आर्टिकल 14 देखा जाता है, फिर आर्टिकल 19 में आते स्वतंत्रता की बात होती है तो, और फिर 21 भी बात होती है, और फिर जो है और कोई भी बात है तो आर्टिकल 15 और 16 में कोई बात है तो उनमें सबसे पहले 14 पे ही जाके उसमें अड़ंगा लगाया जाता है। तो अब आगे जो भी अगली जो वीडियो में हम बताएंगे कि केस टू केस क्या थे मामले और कैसे जो है आगे इसको बढ़ाया गया, और वो केसों के आधार पे हम समझाएंगे। क्योंकि जितने हम आपको फैक्ट बताएंगे, जितने हम केस बताएंगे, उतना ही समझ में आएगा कि कैसे जो है ये खेल आगे चलता है। तो आर्टिकल 14 के लिए हमने आपको बताया इस वीडियो में कि 10 उसकी कसौटी होती हैं। प्रत्येक कसौटी में ये नहीं कहा जाता उसमें कि जो वर्ग बनाया जा रहा है कि वो गलती है। न्यायपालिका भी ये मान के चलती है कि सरकार किसी के साथ में कोई गलती नहीं करती। उनको जो सामान्य सोच होती है, उनके पास जो आंकड़े होते हैं वो बिल्कुल सटीक होते हैं, और वो समस्याओं के समाधान करने के लिए ही कानून बनाती है। अगर उसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई भी है तो उसमें ज़्यादा कल्पना नहीं करी जाती। उसको कल्पना के आधार पे कि भविष्य में ऐसे हो जाएगा, उस आधार पे जो कुतर्क करे जाते हैं उसको खारिज कर न्यायपालिका खारिज कर देती है। और वह जो जिस किसी को भी आघात पहुंच रहा है उसकी मात्रा पे निर्भर करता है कि वह इसकी मात्रा कितनी है। अगर इक्का दुक्का ये मामले आ रहे हैं तो ये तो सामान्य बात है कि किसी के साथ थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकता है इससे, तो वो इस मामले से उसको असंवैधानिक नहीं करा जा सकता। छोटी मोटी राहत उसको आदमी को दे दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा कानून को ही खत्म कर दिया जाए। हर कोई अधिकारी उसके साथ में कुछ गड़बड़ कर सकता है तो अधिकारी को डांट पट के उसको जुर्माना वरमाना टेका जा सकता है। कानून को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। तो दूसरा, एक आदमी के लिए भी कोई अलग से कानून बनाया जा सकता है। ये भी ऐसे मामले, आप राष्ट्रपति के लिए कानून जो बने हुए इसमें राष्ट्रपति शामिल होता, दूसरा नहीं हो सकता, तो अकेले राष्ट्रपति के लिए कानून बने हुए हैं। ऐसे गवर्नर है, विदेश वाले जो वे लोकायुक्त, वो दूतावास वाले जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं उसमें दूतावास के मेंबर, उन पे दूसरा जो कानून है वे नहीं चलते। कहने का मतलब ये है कि जो भी वर्गीकरण किया जाता है वो मनमाना नहीं होना चाहिए, उसकी रीजनेबिलिटी होनी चाहिए। जो उद्देश्य है उसके साथ में वो रीजनेबिलिटी फिट होनी चाहिए। तो इस तरह अभी हाल ही में हरियाणा में एक केस आया गेस्ट मास्टरों का, जिसमें उन्होंने ये तर्क दिया कि भाई हमारे साथ में तो विभेद हो रहा है, और वो हाई कोर्ट के जो जज थे उनको कन्विंस कर लिया कि साहब इनके साथ तो विभेद हो रहा है और इनको पक्का नहीं कर रहे, और इनसे काम ले ले हैं मास्टरों को, जो परमानेंट टीचरों जैसा। अब न्यायाधीश इतने ज़्यादा कन्विंस हो गए, जबकि जो वे पोस्ट थी जिन पे वो गेस्ट टीचर लगे हुए थे वो हमेशा खाली बताई जाती है कि ये खाली पोस्ट हैं। जब किसी से जब रिजल्ट खराब आता है तो यही जो वे डीओ वगैरह होते हैं इनसे पूछते हैं कि आपके क्षेत्र में रिजल्ट ऐसा क्यों आया, तो ये कहते हैं हमारे यहाँ तो वैकेंसी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। तब तो वे खाली रहती हैं और वैसे उसमें गेस्ट टीचर लगे रहते हैं, तो वो गेस्ट टीचरों से भरी रहती हैं, तो खाली कहाँ से रहेगी। पहली बात, अगर वो खाली हैं तो उसमें जब ये गेस्ट टीचरों का जो फिलॉसफी लेके आई थी हुड्डा सरकार, उसमें उस समय ये कही थी कि बाद में जब इनको पक्का करा गया था, पक्का का मतलब है कि आप हटाए नहीं जाएंगे, ये भी संविधान का उल्लंघन था। इन्होंने अपने पद पे रहने के दौरान कितने लोगों का गला घोटा। भाई वे तो गेस्ट टीचर लग गए, लेकिन क्या उसके बाद में, और उनको वो कुछ समय के लिए थे, बाद में उनको
सेशन टू सेशन उनको उनकी जो थी कॉन्टैक्ट था उसको बढ़ाते चले गए। और एक कॉन्टैक्ट के लिए ही ये क्राइटेरिया था चयन का, ये नहीं था कि हमेशा के लिए आपको रख लेंगे। तो दूसरे को तो मौका ही नहीं मिला। तो सबसे पहली बात होती है कि आर्टिकल जो 16 है वो तो लागू ही नहीं हुआ कि अफसर की स्वतंत्रता है। किसी को अफसर की स्वतंत्रता, अफसर तो उनको दूसरों को मिल ही नहीं रहे थे। तो ये नहीं है कि आर्टिकल 14 के आधार पर ही आप ले लेंगे, लेकिन उन्होंने लाभ ले लिया। अब ये चैलेंज होगा जरूर, 2 महीने का टाइम मिला हुआ है, उसमें यही जो है अवसर नहीं मिल रहा। जो बेरोजगार जो बैठे हुए हैं उनको ये जिस पोस्ट पे ये परमानेंट करे जाएंगे उन पे उनको तो अवसर ही नहीं मिलेगा। तब क्या होगा, कहाँ से इंसाफ मिलेगा उन्हें? तो वे भी भागे हुए जाएंगे, वो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। भाई हमको तो ये जो पोस्ट पे ये परमानेंट हो जाएंगे गेस्ट टीचर, हमको तो ये मौका मिलेगा ही नहीं, अवसर ही नहीं मिलेगा। 2000 पोस्ट तो सीधी फ्लिप हो जाएंगी। तो ये सोचना चाहिए, जो भी लाभ ले लें, आप इतने लोभ में आ रहे हैं कि भाई आप दूसरे के हक मारने के पे उतारू हैं, और सरकार भी उनके सामने झुक जाती है क्योंकि वोट बैंक है। तो गेस्ट टीचरों की जो फिलोसफी है वो अस्थाई है। आप उनको पता थी कि आप अस्थाई मामलों में भर्ती हो रहे हैं, और फिर भी आप जो सरकार की छाती पे घोड़ा देके जो है उनकी घेंटी पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई जो है ना जी हमको पक्का करो पक्का करो। और सरकार भी वोट बैंक की राजनीति में जो है और विपक्ष के चाल में आ जाती है, और नहीं वरना उनको एक झटके से खत्म करती नहीं। भाई हम तो तुम्हारी जगह दूसरे रखेंगे, आप इसमें दोबारा से फिट होना हो तो हो जाओ। है भाई आपको मौका मिला, आप नहीं लग पाए तो हम क्या करें? क्या ये कसौटी होगी कि भाई कोई इस पद पर बैठ गया तो हमने किसी ने रोका था जब परमानेंट वैकेंसी निकलती थी, आपने अप्लाई करी होंगे, आप नहीं सिलेक्ट हुए, तो इसमें हमारा क्या दोष है? भाई औरों को भी तो मौका मिलना चाहिए, जिस पद पे आप बैठे हुए हैं औरों को भी मौका मिलना चाहिए। जो बेरोजगार घूम रहे हैं, ये तो दोनों हाथों में लड्डू लिए हुए घूम रहे हैं, उनके बेचारों के तो हाथ में एक भी नहीं है। तो इस तरह की जो बातें हैं उसमें ये किसी को तो मैं बता रहा हूँ, किसी की तो चांदी हो जाती है और किसी को बेचारे को जो है दुत्कार खा के घर बैठना पड़ता है, और उसके जो वकील होता है उस पर जुर्माना भी टेक देती है न्यायपालिका। अब क्यों टेक देती है इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वे क्यों जुर्माना टेक देते हैं, कहते हैं आप हमारा समय बिगाड़ रहे हो। अरे भाई आप जो गलत फैसले दे रहे हो उनसे भी तो लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। अब किसी के घर में तो मिठाई बट रही है, किसी के घर में रुआराट हो रहा, ऐसे तरह के भी फैसले हो जाते हैं। तो ये आर्टिकल 14 के कारण ही होते हैं। किसी को तो ये कह देते हैं कि मनमाना है, सरकार ने हमारे साथ जास्ती करी, ये करी वो करी, और किसी को बेचारे को जो है वाकई में ही नुकसान हो रहा है, उसको बेचारे को इंसाफ भी नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि सामने जो जज बैठा हुआ रहता है वो उसको उस दौरान जो सामने वकील है उनकी बातों से सहमत नहीं हो पाता, और वह क्यों नहीं सहमत हो पाता ये तो जज जाने और सरकारी वकील जाने। इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। इसलिए ये जो कला है कि कैसे जो है आर्टिकल 14 को हम लाभ लिया जा सके, ये 10 जो मैंने बताए हैं ये उसके अस्त्र शस्त्र हैं। 10 जो पैमाने हैं उन्हीं पैमानों से ही घुमा फिरा के उसको जज के ऊपर दागे जाते हैं, और वो भीष्म पितामह की तरह इस तरीके से बिंध जाते हैं। और वो बस एक बार जज प्रभावित हो जाए तो फिर उस पर असर होता चला जाता है। जैसे कहने कि हाँ भाई नशा चढ़ने लगा, तो वो सरकारी वकील जो होते हैं, जो सरकार की तरफ से अटॉर्नी होते हैं, उनको धुतकार देते हैं, नहीं भाई ठीक है, नहीं आप गलत कह रहे हो, ये बिल्कुल सही है। बस एक बार वो प्रभावित हो जाएं फिर तो प्रभावित होते चले जाते हैं। और वो ज़्यादा देर का खेल नहीं है, 10-15 मिनट का खेल है, उतने में ही यस नो होकर छुट्टी हो जाती है। और किसी को तो बेचारे को लाभ मिल जाए, किसी कुछ नहीं मिलता। ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें किसी की एड़ी रगड़ के मर गए, इंसाफ ही नहीं मिला, और किसी को एक झटके में मिल गया। जो मैं गेस्ट टीचरों की जो बात कर रहा हूँ उसी के बता रहा हूँ। उससे पहले भी गए थे, उनको कह दी थे पक्का कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मामले में ऐसे हुआ था, जो वहाँ पे जो थे शिक्षा मित्र थे, और बाद में वे हाईकोर्ट चले गए। उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, जो बेरोजगार हांड रहे हैं, जो शिक्षा मित्र बनने की लाइन में लगे हुए, उनको क्या होगा भाई, उनको तो मौका ही नहीं मिल रहा। बाद में वो भाई ये जिस तरीके से चली हुई है ऐसे ही ये रहनी चाहिए। अब देख रहे हो इनका लाभ लेने के लिए फिर कंप्यूटर टीचर चले गए,
वो हमको भी ऐसे मिलना चाहिए, हमको भी वो कर दो। तो भाई ऐसा नहीं है, सरकार ने भी ये देखना चाहिए कि भाई आप किसी को लंबा नहीं खींचना चाहिए। आप गेस्ट टीचर आपने लगाए तो 1 साल तक, उनके बाद में सेम पैमाने से दूसरे को लोगों को भी मौका देते, उनको हटाते, उनमें आप में योग्यता है तो दोबारा से आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि सारा कुछ जो खेल होता है वो है पैसे के कारण, क्योंकि सरकार के पास इतना कोष नहीं है कि जो सबको तनख्वाह दे दे, वो इसलिए वो कम वेतन के आधार को बनाते हुए वो इस तरीके के काम करते हैं और वो कहते हैं कि हम अल्प अवधि के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो वैकेंसी फिलअप नहीं हो पाती और उन्हीं से काम लेते रहते हैं। उनको भी मज़ा आता है और जो सामने बैठा हुआ उसको ये रहती है कि कल को तो पक्का हो ही जाएगा, वो भी चौक की तरह चिपक जाता है, वो भी छोड़ता नहीं है उस नौकरी को। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम इसको आगे बढ़ाएंगे कि कैसे मनमानेपन पे संरक्षण, नैसर्गिक न्याय जो है वो मनमानेपन संरक्षण देता है। इस वीडियो में इतना ही। आप इस आर्टिकल को मैं फिर कह रहा हूँ विशेष रूप से अपनी घर में भी किताब में पढ़ें और समझें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप केसों को देखेंगे उतने ही आपको ये समझ में आएगा कि भाई हो क्या रहा है। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।